नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे संघीय संसद। इसके बारे में जानते हैं कि संसद जो है उसका ढांचा कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली है। तो ये देखिए अनुच्छेद 79 के तहत ये आता है। किसके? अनुच्छेद 79 के तहत, याद रखिएगा। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो देखिए इसमें लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सभा जो बोला जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है, निम्न सभा लोकसभा को बोला जाता है, और एक राष्ट्रपति, तीनों लोग मिलकर के क्या होते हैं, तब बनती है आपकी संसद। क्या बनती है? संसद। तो इसमें देखिए संसद जो है यह किसमें है? अनुच्छेद 79 में। इसका किसमें है? 79 में। राज्यसभा किसमें है? 80 में। और लोकसभा किसमें है? अनुच्छेद 81 में है। और राष्ट्रपति के पद का जो सीजन है वह अनुच्छेद 52 में है। तो ये आप सब ध्यान रखिएगा। यह हो जाएंगे अनुच्छेद 52 के तहत इनका संविधान में प्रावधान है। और 79 हो गया संसद का, क्या हो जाएगा? 79 है, 79, 79। और आपका 80 हो जाएगा राज्यसभा, और 81 हो जाएगा लोकसभा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप सब जब भी पढ़ाई करिए या वीडियो सुनिए तो सीरियस हो करिए, क्योंकि हम देखिए आप सबको पूरा लंबा वीडियो देते हैं जिससे आपकी पूरी तैयारी हो जाए। तो दोस्तों देखिए, यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। तो देखिए इसके कुछ आर्किटेक्ट के बारे में था। और इसके जो मेन आर्किटेक्ट थे वह सर एडविन लुटियंस थे, और दूसरे कौन थे? ब्रेकर थे। कई बार यह भी पूछ लेता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना। देखिए राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, और यह किसके तहत है? अनुच्छेद 80 के तहत है। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 250 होगी। और वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्य, देखिए 245 याद रखिएगा, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, ये ध्यान रखिएगा, पहला कला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान, समाज सेवा, फिर क्या है आपका? फिर है समाज सेवा, समाज सेवा, या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव हो, इन सबको बनाया जाता है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 35 वर्ष मत कर दीजिएगा। कितनी न्यूनतम होनी चाहिए? 30 वर्ष। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कितना होता है? 35 वर्ष होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ गलती होने की संभावना प्रबल है। अब देखिए अनुच्छेद 83(1) में क्या कहा गया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और 1/3 जो सदस्य हैं 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए कभी भंग नहीं होती, यह सदैव चलती रहती है। क्या होती है? सदैव चलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार स्टेटमेंट में बनता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें पूछा जाता है कि राज्यसभा कब भंग होती है? 2 साल, 5 साल तक कभी भंग नहीं होती। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आपका जो है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इनका सृजन होता है अनुच्छेद 89 के अंतर्गत। भारत का, अब देखिए इसमें भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। यह ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद का रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, यह वर्ड आपको स्टेटमेंट याद रखना है।
इसके बाद देखिए उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 90। अनुच्छेद वाला ज्यादा आपसे याद रखिएगा। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। क्या करेगा? रिक्त कर देगा, मतलब उसको राज्यसभा का सदस्य होना ही है। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। याद रखिएगा, 14 दिन वाला पॉइंट जरूर याद रखना। दोस्तों अनुच्छेद 92 में जो है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति होगी? राज्यसभा के प्रति। अब यह ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी नहीं होती है। जो मंत्रिपरिषद होती है यह राज्यसभा के उत्तरदायी नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सब नोट करिए। देखिए ये सारी चीज़ आपको नोट करने वाली चीज़ें हैं। देखिए अनुच्छेद 249 में क्या कहता है, इसको ध्यान रखिए। अनुच्छेद 249, इसके अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून निर्माण कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसके लिए? मतलब कि विषय राष्ट्रीय महत्व का हो तो। किसका हो? राष्ट्रीय महत्व का होगा। ये आप कई बार पूछा गया तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद 312 में क्या है कि केवल राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल सेवाओं का सृजन किया जाता है। जो सिविल सर्विसेज के लिए होते हैं या अनुच्छेद 352 के तहत राज्यसभा उसके बारे में सृजन करता है। क्या कि कितने पद बढ़ाने हैं या कम करने हैं, या अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किसको अधिकार दिया गया है? केवल राज्यसभा को। स्टेटमेंट में आएगा ये सारे यूपीपीसीएस, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीएससी हैं सभी में ऐसे ही प्रश्न बनते, इसको ध्यान रखिएगा। 109 धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब धन विधेयक जो है उसको ज़्यादा देर राज्यसभा अपने यहाँ नहीं रोक सकती है उसको न। अगर इसके बाद देखिए आगे जो पॉइंट हैं, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को ना स्वीकार कर सकती है और न उसमें कोई संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट आया, याद रखिएगा कि राज्यसभा पैसे के मामले में बिल्कुल शून्य होती है। उस पर उसको जस्ट रेफरेंस के लिए कोई चीज़ आता है, बाकी वह उसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। ये आप पॉइंट को मोटे तौर पे याद रखिएगा कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को शून्य पावर मिला हुआ है। इसलिए लोकसभा जो चीज़ पास कर देती है 14 दिन के अंदर उसमें अपना इनको सहमति देना ही है। अगर नहीं देते हैं तब भी यह क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाएगा। आहूत मतलब बुलाएगा। राज्यसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के नियत बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे प्रश्न रिपीटेड है ये कि पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। ये आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। ये आप याद रखिएगा। देखिए ये अब तक के जो पॉइंट थे यह राज्यसभा से थे और राज्यसभा को
उच्च सदन बोला जाता है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है यह लोकसभा से है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत है। तो 79, 80 और 81। तो 79 में संसद, 80 में आपका हो जाएगा राज्यसभा और 81 में हो जाएगा लोकसभा। और जो राष्ट्रपति का सृजन होता है वह अनुच्छेद 52 के तहत है। किसके तहत है? अनुच्छेद 52 के तहत है। अब देखिए अनुच्छेद 93 में क्या कहता है, याद रखिए कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। यही पॉइंट है कि स्टेटमेंट में आता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। जैसे चुनाव होकर के मेंबर पहुंचते हैं, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको पहले अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन यथाशीघ्र चुनाव होता है किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अब देखिए अनुच्छेद 331 क्या है कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का वर्णन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545, जिसमें से 530 सदस्य 28 राज्यों से और 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत होते हैं। तो इसको आप सबको, तो इसमें देखिए 28 राज्य हैं और 8 हो जाएगा यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखिए अनुच्छेद 330 में क्या दिया गया है। देखो अनुच्छेद को आप सब काफी याद रखिएगा। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने? 47 स्थान आरक्षित किए गए। कितने आरक्षित किए गए हैं? 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। किसके? नए परिसीमन के बाद। अब 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84 हुए, मतलब 84th संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक, कब तक? 2000, याद रखिएगा 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रयत्न। मतलब देखिए अब जो संशोधन हुआ है, कई बार यह भी पूछा गया है कि 84 अमेंडमेंट क्या था। यह क्या था कि सीटों की संख्या 2026 तक वही 545 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 545। 2026 के बाद देखा जाएगा कि कितना इसमें बढ़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए लोकसभा में सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा, बहस मताधिकार 18 वर्ष के आधार पे होता है। अब देखिए इसमें जो 61 अमेंडमेंट है, 61वें जो अमेंडमेंट है, इसमें क्या है कि अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति क्या माना जाएगा? वयस्क माना जाएगा। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति क्या माना जाएगा? वयस्क माना जाएगा। 21 में हुआ था, 61वें में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 18 वर्ष में जो है वह क्या हो जाएगा? वयस्क माना जाएगा, जो वोट दे सकता है। यह 61वें में है। किसमें है? 61वें में। ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 330, 332 में क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा और वर्तमान में 126वें संविधान संशोधन 2019, 126वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 324 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से प्रावधान 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 10-10 बढ़ाया जाता है। लेकिन किसमें हुआ था? 126वें संविधान संशोधन 2019 में। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा। ये डेट दोस्तों आपको याद रखना है। देखिए ये सब चीज़ें अगर आप सिविल सर्विस लगे हैं तो आपको सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। पूरी से पूरी वीडियो आप सब देखिए, आधा अधूरा देखेंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। आप अगर किताब में पढ़ते हैं, चाहे पूरा वीडियो यहाँ सुन लीजिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। देखिए
अब यहाँ पे आपको देखना है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं। तो देखिए, पहला है भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो। यहाँ 25 से 18 वर्ष मत करिएगा, यहाँ 25 है। राष्ट्रपति राष्ट्र के 35 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंदर कोई लाभ का पद पर न हो, वह पागल और दिवालिया न हो। पागल और दिवालिया, दिवालिया मतलब होता है कि बैंक से लोन लिया हो तो ऐसा नहीं कि कर्ज न चुका पाया, उसको दिवालिया बोला जाता है। तो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आता है। अब देखिए, अनुच्छेद 75(3) में क्या है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पूरा ही कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसके आर्टिकल के तहत 75(3) के तहत प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। अब तक ऐसा देखिए 8 बार हुआ है। मेरी देखिए 1970 में, 77 में, 79, 84, 1989, 1991, 1997, 1999, इतनी बार देखिए भंग कर दिया गया है। अपने कार्यकाल के पूर्व ही भंग किया गया है, मध्यावधि चुनाव हुआ है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 की लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो देखिए, बता रहे हैं जैसे अगर आपकी आपातकाल की स्थिति है तो उसमें लोकसभा का जो कार्यकाल 5 है वह 6 वर्ष किया जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल स्थिति होने पे 6 महीने में उसको चुनाव करवा लेना है। अब देखिए, यहाँ आपको जो देखना है आगे वह यह है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे अनुच्छेद 103 में क्या है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम इतना सदन चलाने के लिए 10वां भाग वहाँ उपस्थित होना जरूरी है। और 500 अनुच्छेद 104 में क्या है कि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं हो तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे, अधिवेशन को तब तक के लिए नियमित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। लोकसभा गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, मतलब देखिए 545 हैं तो 55 सदस्य आपके होने जरूरी है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब तक इतने सदस्य नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 104 को आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। कौन सा? 104 को। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 में क्या है, इसमें संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। श्री श्री 1008 का जब भाषण होता है तो उसमें आप समझिए कि सब एक सभा जुटती है। तो इस कोड से आप याद कर लीजिएगा कि 108 किसके लिए हो जाएगा? संयुक्त अधिवेशन के लिए हो जाएगा, संयुक्त अधिवेशन के लिए हो जाएगा, कोड है ये बस। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए तब है, दूसरे सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर दिया गया हो, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदनों में अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, और दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हैं। तो देखिए 3 कंडीशन है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सारे टॉपिक स्पेशली जो पीएससी है उसके लिए बहुत जरूरी है। जो लोक सेवा आयोग है राज्यों के सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने अपने आशय को राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर अनुच्छेद 108 5 जो है भाग 108 का भाग 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। अनुच्छेद 108 में क्या है बताए थे कि संयुक्त बैठक होगा।
अनुच्छेद 118 में क्या होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनसे परस्पर संचार के से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। देखिए अनुच्छेद 118(3) में क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित एवं उनसे परस्पर संचार संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 118(4) के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन जो अध्यक्षता होगी यह लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, उपसभापति नहीं करेंगे। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष कर सकता है अगर अध्यक्ष नहीं है, और वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति कर सकता है। अगर वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा अवधारित किया जाता है। इससे मतलब है कि उसको करना ही है, मतलब कोई भी एक जो वरिष्ठ आदमी होगा उसको वहाँ पे बना दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 108(4) के तहत क्या है कि संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। देखिए संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक की दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, 108(4) के तहत है। अच्छा, ये वही होता है कि जिसमें कोई मतभेद रहता है तो उसको इन पार्टों के तहत क्लियर किया जाता है। अब देखिए संयुक्त बैठक, जो आपकी संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। अनुच्छेद 107(3) में क्या है, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत यानी समाप्त नहीं होता है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई लंबित रह गया है मामला समाप्त हो जाए, वह दोबारा उठाया जाएगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है तो लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, तो समाप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये सब ध्यान रखिएगा कि जो मामला लंबित है, जो इस सत्र में नहीं निपटाया गया है, वो अगले सत्र में उठाया जाएगा 107(3) में और 107(4) में। तो 107(3) में संसद में और 107(4) में राज्यसभा में। अब 107(5) में क्या है, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, 100 इसके तहत है, 107(5) के तहत है। यहाँ देखिए आप सब ध्यान रखिएगा कि 107(3) में क्या है कि कोई मामला जो संसद में लंबित है, 4 में क्या है 107(4) में जो मामला राज्यसभा में लंबित है, और 107(5) में क्या है कि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, उसका मामला 107(5) के तहत होगा। अब अनुच्छेद 108 में क्या कह रहा है कि उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या देखिए 20 ही होती है। तारांकित प्रश्नों की संख्या 120 ही होती है। तो दोस्तों देखिए जो तारांकित प्रश्न होते हैं इनका संसद में मौखिक आंसर देना पड़ता है, जिनकी संख्या मैक्सिमम कितनी होती है, 20 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपको, ये तारांकित प्रश्नों को मौखिक देना पड़ता है। और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है यह विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है, विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास मत जो है सरकार द्वारा लाया जाता है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तारांकित प्रश्न है।
तो दोस्तों देखिए, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप सब इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और जब भी आप सब ये वीडियो देखिए, मन लगा के देखिए और पूरा देखिए दोस्तों, और कुछ कमेंट दीजिए। देखिए चलिए, इसमें हो सकता है कि मैंने आपको पूरा डिट्टो रीडिंग किया है, लेकिन अगर एक बार आप रीडिंग भी सुन लेंगे तो आपके दिमाग पे कुछ न कुछ का पॉजिटिव असर पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपटीशन निकालना है, आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि कंपटीशन निकालने का शॉर्टकट कोई भी तरीका नहीं, उसमें केवल टाइम वेस्ट होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।